Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं मध्यकालीन भारत चल रहा है मेडाइवल इंडिया, और मेडाइवल इंडिया में हम लोग मुगल शासन व्यवस्था को पढ़ रहे थे। मुगल शासन व्यवस्था में ही हम लोगों ने इनका मंत्रालय देखा था और साथ ही देखा था कृषि व्यवस्था, सिक्के को देखा था। और आज जो बारी है सेना की, आज हम लोग मुगल शासन व्यवस्था की आर्मी देखेंगे, सेना देखेंगे। और किसी भी शासन व्यवस्था की सबसे मजबूत चीज़ होती है सेना, क्योंकि शासन जो टिकी होती है वो सेना की बदौलत ही होती है। अगर सेना साम्राज्य से हटा लिया जाए तो कोई भी साम्राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगल बगल के जितने भी उसके बगल के जो भी शासक हैं वो हमला कर देंगे और क्या होगी, वो राज्य जो है बर्बाद हो जाएगी। तो मूल रूप से वह शासन व्यवस्था किस पर होती है? सेना के द्वारा ही जो है पूरा शासन व्यवस्था चलती है। तो आइए देखते हैं मुगल शासन व्यवस्था में सेना। तो सेना के 4 भाग थे। मुगल शासन व्यवस्था में सेना के कितने भाग थे? 4 भाग। मुगल शासन व्यवस्था में जो सेना प्रणाली थी उनको 4 भागों में बांटा गया था। और 4 भागों में पहला भाग था पैदल सेना, अर्थात वैसी सेनाएं जो पैदल चलती हो, पैदल जो है युद्ध स्थल जाती, वो क्या था? पैदल सेनाएं थी। दूसरा है घुड़सवार सेना, जो घुड़सवारी करता हो, हॉर्स राइडिंग वाला, वो सेना था। और तीसरा है तोपखाना। तोपखाने के लिए भी स्पेशल सेना थी। वह भी मुगल व्यवस्था के सेना के 4 भागों में एक भाग क्या था? तोपखाना में जो सेना थी वो थी, मतलब जो सेना तोपखाना से रिलेटेड था, तोप से संबंधित, तोपखाना से संबंधित जो सैनिक था वह भी एक अलग प्रकार का ही सैनिक था। और चौथा था हाथी सेना। मतलब क्या? पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। यह 4 प्रकार की सेना जो है मुगल शासन में थी। और इसी तीनों को समय के अनुसार, देखिए उसके स्थापक हुए बाबर, तो उसके बाद जो शासक होते गए, इसी में कुछ फेरबदल होता गया, कुछ चेंजिंग होती गई, लेकिन मूल रूप से जो है सेना ये 4 ही थी किसी भी मुगल शासक में। तो मुगल शासन में 4 हो गया, 4 प्रकार की सेना हो गई। बाद में जब अकबर का टाइम हुआ तो उन्होंने इस सेना व्यवस्था को मनसबदारी प्रथा में बदल दिया, है ना, मनसबदारी प्रथा। अब आप यहां से कहेंगे कि मनसबदारी प्रथा क्या हुई? तो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था जो थी यह मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अब आप मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था को जानने से पहले आप जानना चाहेंगे कि मनसबदारी प्रथा क्या है, या मनसबदारी प्रथा क्या होता है। मनसबदारी प्रथा से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, ये अकबर के समय की बात है। जागीरदारी प्रथा थी अकबर के पहले, लेकिन अकबर के समय में आकर के ये क्या हो गया? ये मनसबदारी प्रथा में बदल गई। और मनसबदारी प्रथा होता था, देखिए ये मनसबदारी बना है मनसब से, है ना, मनसब। और मनसब जो है एक अरबी फारसी लफ्ज है, और अरबी शब्द है मनसब, जिसका अर्थ होता है एक रैंक या पद। मनसब मतलब आप पद भी कह सकते हैं या इसको एक रैंक भी बोल सकते हैं। यह एक रैंक दिया गया अकबर के द्वारा, एक मनसब। मूल रूप से ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल कालीन शासन व्यवस्था चल रही थी वह कंटिन्यू एक अवस्था में रहते रहते ढिलसिल हो गई थी। मतलब कि घुड़सवारों की संख्या जो हाथी सवार है, इन लोगों जानवरों पर कम ध्यान दिया जाने लगा था, अर्थात घुड़सवारों की संख्या कमी होने लगी थी, या इन चीजों पर। मतलब कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि जब स्थिति ढिलसिल होने लगी तो मनसब शब्द आया, और इसको अकबर ने लाया मनसबदारी प्रथा को, कि इसके अनुसार क्या होता था कि घुड़सवारों की संख्या और जो सैनिक है उन सबको, मतलब कि उसके अंदर जो एक, मान लीजिए कि कोई भी एक मूल सेना है जिसके एक चीफ है, उसके अंदर 5-10, मतलब यह कह सकते हैं कि एक आपका कैप्टन है जिसके अंदर 10-20 सैनिक हैं। तो उसी प्रकार जो है बांटा गया, और मनसब अर्थात इन पद को दिया गया, जो जिस पद, और यह जो मनसब दी जाती थी, ये जो पद या ये रैंक जो दी जाती थी, ये डायरेक्ट शासक द्वारा दिया जाता था। इससे क्या होती थी, जिसको जो मनसब मिला है वो अपने मनसब को, अपने पद को समझता था, अपने रैंक को समझता था, और अपनी कर्तव्य को अच्छे से, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता था। तो सैन्य व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए, ढिलसिल हुई व्यवस्था को मतलब चुस्त दुरुस्त करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा को लाया। तो मनसबदारी प्रथा मुगल शासन व्यवस्था की आधार बनी, आधार थी। और देखिए इसमें क्या था, जो 10 से जो 500 मनसब प्राप्त था उसको मनसबदार कहते थे। अब मनसब का शाब्दिक अर्थ पद या रैंक हुआ। जिस व्यक्ति को शासक मनसब देता था उसे मनसबदार कहा जाता था। अब जिसको मनसब, जिस आदमी को शासक ने मनसब दिया अर्थात पद दिया, वो क्या कहलाएगा? मनसबदार। अगर शासक हमको मनसब देता है तो हम क्या कहलाएंगे?
मनसबदार। अब मनसबदार की भी अलग अलग कोटि थी। अलग अलग कोटि थी क्या? जो 10 से 500 मनसब प्राप्त करता था वो मनसबदार था। जो 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करता था उसको उमरा कहते थे। उस पद को क्या बोलते थे? उमरा। और जो 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करता था उसको अमीर ए आजम क्या बोलते थे? अमीर ए आजम बोलते थे। तो इस प्रकार जो है सेना को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जो 10 से 500 मनसब प्राप्त होता था उसको क्या बोलते थे? मनसबदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो 500 से 2500 तक मनसब रखते थे उसको क्या बोला जाता था? उमरा। क्या कहा जाता था? उमरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2500 से ऊपर तक मनसब अमीर ए आजम क्या कहलाते थे? अमीर ए आजम कहलाते थे। तो यह जो है इस प्रकार मनसब में बांट दिया गया और इस सेना की व्यवस्था को क्या कहा गया? मनसबदारी प्रथा। जिसको किसने लाया? अकबर ने लाया। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान प्राप्त होता था। अब यहां पर जात आपको सुनने में बहुत ही बैड लग रहा होगा कि ये जात क्या है। जात का अर्थ जो हम लोग समझते हैं जो धर्म में, वो जात नहीं है, वो जात है। ये जात का अर्थ हुआ व्यक्तिगत ओहदा। जात का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत ओहदा। मतलब क्या? अब जो जितना ज्यादा जात का है उसकी व्यक्तिगत ओहदा उतनी ज्यादा है, उसकी व्यक्तिगत ओहदा उतना ही बड़ा है जिसकी जात बड़ी है। तो जात का मतलब यहाँ कोई कास्ट से नहीं है। जो जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, अर्थात जात क्या थी? एक व्यक्तिगत ओहदा थी। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होती थी। सवार, अगर 10 सवार का अर्थ क्या हुआ? कि 10 घुड़सवार दस्तों की संख्या प्राप्त होती थी। तो सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होती थी। और मुगल काल में यह शब्द बहुत ही फेमस है। सवार क्या बोलते थे? सवार। तो घुड़सवार दस्तों की संख्या। और जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा में क्या होता था? यह जात क्या होती थी? ये एक व्यक्तिगत ओहदा होती थी। अब है अकबर के समय में 29 अकबर के समय में 29 ऐसे मनसबदार थे। अकबर के समय में 29 ऐसे पददार या रैंकदार थे या मनसबदार थे जो 5000 जात मतलब व्यक्तिगत ओहदा 5000 जात की पदवी के थे। अर्थात कि उसको 5000 जात की भी पदवी दी गई थी। 29 ऐसे मनसबदार अकबर के समय में थे। और औरंगजेब के समय में ये 79 थे, 79 थे, है ना। अकबर के समय में औरंगजेब के समय में 79 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। 5000 जात की पदवी का अर्थ हुआ 5000 व्यक्तिगत ओहदा। मतलब जात का मतलब जब व्यक्तिगत ओहदा हुआ तो ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत हायर होता था उस समय सेना में। तो ऐसे हायर जात की संख्या कम लोग थे, 29 लोग ही थे। लेकिन औरंगजेब के समय इन लोगों की संख्या कितनी हो गई? 79 हो गई। अब देखिए अकबर हो, अब जहांगीर ने सवार पद में सवार जो पद था घुड़सवारी के लिए, जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की। जहांगीर ने सवार पद में किसकी व्यवस्था की? 2 अस्पा की और सिंह अस्पा की। जहांगीर ने भी उसमें बदलाव लाया थोड़ा सा सिंह अस्पा में। सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था को भी लाया। ये किसने लाया? जहांगीर ने। तो मित्र, यह जो है मुगल शासन व्यवस्था की सेना को हम लोगों ने छोटे रूप में देखा। ऐसे मुगल व्यवस्था की सेना को पढ़ेंगे तो अभी और भी विस्तृत है, लेकिन छोटा रूप से जो आपको जनरल कंपटीशन को ध्यान में रखकर जो भी इंपॉर्टेंट थी उसको हमने यहाँ पर उसका जिक्र किया। धन्यवाद। अब अगली वीडियो आएगी मराठों के उत्कर्ष पर, जो आपका मध्यकालीन भारत में चलेगा, मराठों का उत्कर्ष। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।